हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम मोस्ट इम्पोर्टेंट जी के क्वेश्चंस हम करेंगे और ये हमारे 40 क्वेश्चन आंसर रहेंगे। तो इंग्लिश को देख के आप भाग मत जाना, हिंदी में भी मैं इनको बताऊंगी और इंग्लिश में भी बताऊंगी। तो दोनों जो इंग्लिश मीडियम है और हिंदी मीडियम है, दोनों के लिए ये यूज़फुल रहेगी वीडियो। आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। ये 40 क्वेश्चंस हमारी इस क्लास में रहेंगे। इससे पहले वाली क्लास में भी हमारे 40 क्वेश्चन आंसर रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। जुड़ जाइए, 8 बज के हैं। जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। विच वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड इन इंडिया? ऐसा कौन सा न्यूज़पेपर है जो पहली बार भारत में पब्लिश्ड हुआ? कौन सा ऐसा जो है न्यूज़पेपर है? ये है बंगाल गजट। कौन सा है? बंगाल गजट। बंगाल गजट ऐसा जो है न्यूज़पेपर है जो पहली बार भारत में पब्लिश हुआ था। तो विच वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड इन इंडिया? इस बंगाल गजट। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? दारूहर वेस्टफेलिया रीजन इन ए फेमस इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ विच कंट्री? तो जो ये है हमारा रूहर वेस्टफेलिया, ये एक क्षेत्र है जो कि बहुत फेमस है। इंडस्ट्रियल यानी जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, वो क्षेत्र है। इन विच कंट्री? कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ पर ये है? तो ये है हमारा जर्मनी में। कहाँ पर है? जर्मनी में है। कहाँ पर है ये? जर्मनी में है। रूहर वेस्टफेलिया रीजन है, ये फेमस है, बहुत इंडस्ट्रियल रीजन है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र है। तो ये कौन से कंट्री में है? ये है जर्मनी कंट्री में। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पर है ये? जर्मनी कंट्री में है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इन विच एनिमल इज रेस्पिरेशन डन बाय स्किन? तो ऐसा जो है कौन सा एनिमल है जो रेस्पिरेशन मतलब सांस लेता है, श्वसन करता है अपनी त्वचा से, स्किन से। डन बाय स्किन से ऐसा कौन सा एनिमल है जो सांस लेता है? तो ये हमारा फ्रॉग। मेंढक ऐसा एनिमल है जो अपनी जो है त्वचा से सांस लेता है, स्किन से सांस लेता है। तो ये रहेगा आंसर फ्रॉग। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फुट एंड माउथ डिजीज इन एनिमल्स। जो ये एक तरह की बीमारी है जो कि जानवर के पैरों में हो जाती है और जानवर की माउथ मुंह में हो जाती है। तो ये डिजीज यानी बीमारी है। इन एनिमल कहाँ किस में होती है? ये एनिमल्स में होती है। ए करंट एपिडेमिक इज सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बाय विच इज दिस क्योज्ड? तो इस जो बीमारी का कारण क्या है? क्योज्ड पूछा है, इसका कारण क्या रहता है? जो ये बीमारी होती है फुट एंड माउथ यानी पैरों में, जानवरों के जो पैर होते हैं उनमें हो जाती है और जो है माउथ में हो जाती है। तो ये बीमारी होती है। तो इसका क्योज्ड क्या है, इसका कारण क्या है? तो वो पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका कारण रहेगा जीवाणु यानी बैक्टीरियम इसका कारण रहेगा। ठीक है, बैक्टीरिया विषाणु होते हैं और तो ये इसका बैक्टीरियम रहेगा, जीवाणु। इसका आंसर रहेगा बैक्टीरियम। जीवाणु की वजह से ऐसा होता है, याद रखना है आपको, जीवाणु की वजह से ऐसा होता है जो पशुओं के पैरों और माउथ में डिजीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 विच वाज द फर्स्ट इंग्लिश शिप? ऐसा कौन सा पहला इंग्लिश शिप है, इंग्लिश शिप दैट कम टू इंडिया, जो कि भारत में आया? पहला जो अंग्रेजों का जहाज भारत में आया था वह कौन सा जहाज रहा है? तो उस जहाज का क्या नाम है? उसका जहाज का नाम है रेड ड्रैगन नाम है। यह एक ब्रिटिश जहाज था। क्या था? एक ब्रिटिश शिप था। यह रेड ड्रैगन हिंदी में भी इसको रेड ड्रैगन ही बोलेंगे। रेड ड्रैगन एक ऐसा शिप है जो कि भारत में पहली बार आया था और यह ब्रिटिश शिप है। यह ब्रिटिश शिप है। पहले इसका नाम जो है स्पेनिश मैन रखा गया था। क्या रखा गया था? इसका पहले नाम स्पेनिश मैन रखा गया था। उसके बाद इसका नाम बदल कर रेड ड्रैगन कर दिया गया।
तो पहले स्पेनिश मैन रखा गया था, पहले नाम इसका क्या रखा गया था ये भी पूछा जा सकता है। स्पेनिश मैन इसका नाम रखा गया था, फिर इसका नाम बदलकर रेड ड्रैगन कर दिया। और इसकी पहली यात्रा ही बनने के बाद पहली यात्रा ही भारत में हुई थी। तो इसकी पहली यात्रा कहाँ पर हुई थी? रेड ड्रैगन की पहली यात्रा भारत में हुई थी। और यह ब्रिटिश शिप है, यह एक ब्रिटिश जहाज है जो कि पहली बार भारत में आया था। तो ये हो गया इसका डिटेल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। वीडियोस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बेनिफिट होने वाला है। हिंदी भी और इंग्लिश भी, दोनों में आपको पढ़ने को मिलेगा, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी। तो कोई भी ऐसा, अगर मैं हिंदी की भी वीडियो बनाती हूँ, हिंदी में भी लिखती हूँ, तो वहाँ पर भी मैं वर्ड्स को इंग्लिश में यूज़ कर दूँगी, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए, इंग्लिश मीडियम वालों को भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो चैनल के साथ आगे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, यहाँ से आप बहुत कुछ सीख जाओगे फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर हम हर तरह की जीके करते हैं, हर एक सब्जेक्ट की जीके करते हैं, और साइंस जीके भी हम 3 बजे की क्लास में करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। In which latitudes largest quantities of बॉक्साइड इज़ फाउंड इन विच लैटिट्यूड्स? ऐसी जो लैटिट्यूड अक्षांश कौन सी है, लार्जेस्ट क्वांटिटी, जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? बॉक्साइड इज़ फाउंड, बॉक्साइड पाया जाता है, ऐसा कौन सा लैटिट्यूड है? तो यह है ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। कौन सा है? ट्रॉपिकल लैटिट्यूड है। आप हिंदी वाले परेशान नहीं हुए, मैं इसको भी हिंदी में भी बताती हूँ। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड होता क्या है? ट्रॉपिकल लैटिट्यूड होता है उष्णकटिबंधीय अक्षांश। सबसे ज़्यादा मात्रा में बॉक्साइड पाया जाता है उष्णकटिबंधीय अक्षांश में। और जो ये उष्णकटिबंधीय अक्षांश ये कहाँ पर पाया जाता है? जो ये, जैसे कि मान लो ये हमारी अर्थ है, और अर्थ में जो ये हमारा है क्या है? विषुवत रेखा है, बीच वाली जो हमारी विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, जो 0 डिग्री पर है, और इससे अप है 23.5 डिग्री एंड 23.5, और यहाँ पर भी है 23.5 डिग्री। तो ये जो एरिया है बीच वाला, ये सारा ही उष्णकटिबंधीय में आता है। तो ये सारा किस में आता है? उष्णकटिबंधीय में आता है। उष्णकटिबंधीय, फिर उपोष्णकटिबंधीय, फिर शीतोष्णकटिबंधीय, ऐसे इसके 3 पार्ट्स डिवाइड होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। आई होप ये अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बॉक्साइड सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में, उष्णकटिबंधीय अक्षांश में सबसे ज़्यादा बॉक्साइड पाया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। which denotes the smallest temperature? डिनोट करता है, क्या डिनोट करता है? स्मॉलेस्ट टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर। क्या डिनोट करता है? सबसे कम टेम्परेचर डिनोट करता है। तो क्या है वह? 1 डिग्री ऑन द केल्विन स्केल। 1 डिग्री जो केल्विन स्केल है वह सबसे कम जो है टेम्परेचर डिनोट करता है। तो सबसे छोटा तापमान क्या दर्शाता है? सबसे छोटा जो तापमान है वह क्या दर्शाता है? 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री केल्विन स्केल पर हम सबसे छोटा तापमान दर्शाते हैं। ठीक है, याद रखना है, सबसे छोटा तापमान क्या दर्शाता है? 0 डिग्री ऑन द केल्विन स्केल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हु डिसाइडेड द नंबर ऑफ जज इन द हाई कोर्ट? तो कौन डिसाइड करता है? हु डिसाइडेड द नंबर ऑफ जज, नंबर ऑफ जज इन द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में कितने जज होने चाहिए, यह कौन डिसाइड करता है? यह डिसाइड करता है प्रेसिडेंट। कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट डिसाइड करता है नंबर ऑफ जज इन हाई कोर्ट, कि हाई कोर्ट में कितने जज होने चाहिए, यह डिसाइड करता है प्रेसिडेंट। और किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। इन विच इज फुट और माउथ डिजीज फाउंड? तो इन विच किस चीज़ में पाई जाती है? फुट और माउथ, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। फुट और माउथ यानी पैरों में और मुंह में जो बीमारी हो जाती है वो फाउंड पाई जाती है। किस में पाई जाती है? वो पाई जाती है कैटल्स में, एनिमल्स में। कैटल्स और एनिमल्स की होते हैं, पशुओं में पाई जाती है यह बीमारी, कैटल्स में और एनिमल्स में। यहाँ पर अगर एनिमल्स आपको मिल जाए तब भी सही है, कैटल्स भी हमारा सही है। तो ये रहेगा हमारा आंसर। इन विच इज फुट एंड माउथ डिजीज फाउंड? तो फुट एंड माउथ डिजीज फाउंड इन कैटल्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 10 है विच स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, ऐसे जो है स्कूल की पेंटिंग डेवलप्ड जिसका विकास हुआ इंडिपेंडेंटली विकास हुआ। कैसे विकास हुआ? इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्र रूप से विकास हुआ। और ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, दो की मुगल पीरियड में यह पेंटिंग रही है जिसका विकास हुआ था। इंडिपेंडेंटली स्कूल ऑफ पेंटिंग, कौन सी ऐसी स्कूल ऑफ पेंटिंग रही है? स्कूल ऑफ पेंटिंग डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द मुगल पीरियड में ऐसी स्वतंत्र रूप से जो पेंटिंग थी वो डेवलप्ड हुई थी, विकास हुआ था। ऐसी कौन सी पेंटिंग रही है? नाम बताइए। बीजापुर स्कूल विच स्कूल, कौन से स्कूल में? बीजापुर स्कूल में स्कूल पेंटिंग। बीजापुर स्कूल पेंटिंग डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया इसका 10th क्वेश्चन हमारा। आगे चलते हैं 11 क्वेश्चन पर। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और क्वेश्चंस को अच्छे से देखें समझें, क्योंकि यहाँ पर मैं हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ और इंग्लिश में भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो हिंदी वाले घबराना नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगी, आपको अच्छे से समझ में आएगी। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको बता रही हूँ। व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट, दो RBI बैंक था जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था, यह भारत सरकार के द्वारा इसमें काम करना शुरू कर दिया था। तो यह ले लिया गया था, भारत सरकार के द्वारा अपना लिया गया था। कब? तो भारतीय रिजर्व बैंक को सरकार ने कब अपनाया था? तो इसकी बात चली थी एक्ट 1948 में, और जो है इसको अपना लिया गया था 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को इसको अपना लिया गया था भारत सरकार के द्वारा। RBI बैंक है उसको 1 जनवरी 1949 को अपना लिया गया था, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? फ्रॉम वेयर डिड इंडिया इंट्रोड्यूस कल्टीवेशन ऑफ तंबाकू एंड तंबाको और पाइनएप्पल। ये जो सारी चीज़ें हैं, तंबाकू है, पाइनएप्पल है, ये सारे के सारे कौन सा ऐसा देश है? वेयर डिड इंडियन इंट्रोड्यूस कल्टीवेटेड, कहाँ पर खेती होती है? सबसे ज़्यादा खेती कहाँ पर होती है? तो ये होती है साउथ अमेरिका में। कहाँ पर होती है? साउथ अमेरिका में होती है सबसे ज़्यादा तंबाकू और पाइनएप्पल्स का खेती। ठीक है, याद रखना है, साउथ अमेरिका में होती है। तो ये हो गया अपने 12th क्वेश्चन। फ्रेंड्स आगे चलते हैं 13 क्वेश्चन पर। 13 क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं क्या है 13 क्वेश्चन। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट? तो विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट? तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऐसा जो देश है, ऐसा देश बताइए जहाँ पर लार्जेस्ट प्रचुर मात्रा में प्रोड्यूसर होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? बॉक्साइट। सबसे ज़्यादा मात्रा में बॉक्साइट कौन से देश में प्रोड्यूस होता है? ये होता है ऑस्ट्रेलिया देश में। कौन से देश में? ऑस्ट्रेलिया देश में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया देश में, याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ी एनर्जी डाउन है, सॉरी इसके लिए, क्योंकि थोड़ी तबीयत डाउन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। विच इज़ द ट्री रिक्वायरिंग मिनिमम वाटर फॉर इट्स ग्रोथ? यानी कौन सा ऐसा ट्री है, ऐसा पेड़ कौन सा है जो रिक्वायरिंग करता है मिनिमम, मतलब कम मात्रा में वाटर, यानी कम मात्रा में वाटर लेता है और ग्रोथ होती रहती है बिना पानी के। ऐसा कौन सा पेड़ है? तो ये हमारा बबूल का पेड़ रहेगा आंसर इसका, बबूल। ठीक है, केवल 40 क्वेश्चन हमने आज वाली क्लास में रखे हैं, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। बबूल का पेड़ है वो जो है कम पानी लेता है और ग्रोथ उसकी होती रहती है, मिनिमम वाटर यूज़ करता है बबूल का पेड़। क्वेश्चन नंबर 15, फॉक पेंटिंग। कौन सी पेंटिंग? फॉक पेंटिंग मधुबनी इज फेमस इन विच स्टेट? तो कौन से, जो ये एक पेंटिंग है, कौन सी पेंटिंग है? फोक पेंटिंग है। कैसी पेंटिंग है? फोक पेंटिंग है, और इसका नाम है मधुबन।
मधुबनी इनका नाम है, मधुबन। तो जो ये है पेंटिंग, ये फेमस है, कहाँ पर है? बिहार में है। कहाँ पर है? फोक पेंटिंग है मधुबनी, ये है बिहार में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कृष्णा देव रॉय रोट ए फेमस वर्क। एक जो कृष्णा देव रॉय हैं, इन्होंने बहुत फेमस एक क्या लिखा है? फेमस वर्क लिखा है, यानी ग्रंथ लिखा है, हिंदी में बोलेंगे। ये कृष्णा देव रॉय, क्या रहेगा इसका? कृष्णा देव रॉय। हिंदी वालों को भी कृष्णा देव रॉय तो लिख दिया है, बाकी नीचे भी लिख दिया था मैंने। कृष्णा देव रॉय हैं, इन्होंने रोट किया, लिखा फेमस वर्क लिखा है, एक ग्रंथ लिखा है, नेमली, जिसका नेम क्या है? अमुक्त माल्यदा। ये अमुक्त माल्यदा ग्रंथ लिखा है, अमुक्त माल्यदा ये ग्रंथ लिखा है। इन विच लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में यह लिखा गया, कौन सी भाषा में लिखा गया है, ये पूछा गया है। और किसके द्वारा लिखा गया है, ये भी आपको याद रखना है, कृष्णा देव रॉय के द्वारा अमुक्त माल्यदा लिखा गया है, जो कि तेलुगु भाषा में लिखा गया। कौन सी भाषा में लिखा गया? तेलुगु भाषा में यह लिखा गया है। और मैं इसकी थोड़ी हिंदी में भी बता देती हूँ। अमुक्त माल्यदा ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुई है? तो ये अमुक्त माल्यदा ग्रंथ की रचना तेलुगु भाषा में हुई है, तेलुगु भाषा में हुई है। कौन सी भाषा? तेलुगु भाषा में इसकी रचना हुई है। और विजयनगर राजवंश के राजा कृष्ण देव राय द्वारा यह महाकाव्य लिखा गया। ठीक है, यह महाकाव्य लिखा गया कृष्ण देव रॉय के द्वारा, जो कि विजयनगर, कौन सा? विजयनगर राजवंश के राजा रहे, विजयनगर राजवंश के राजा रहे हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। वेयर आर द लार्जर नंबर ऑफ स्पीसीज। लार्जर बहुत ही मात्रा में प्रजातियां, स्पीसीज मतलब प्रजातियां। लार्जर नंबर ऑफ स्पीसीज और आर फाउंड विद इन ए स्मॉल यूनिट ऑफ एरिया। ऐसा एरिया कौन सा है जो स्मॉल है, स्मॉल यूनिट ऑफ एरिया है, लेकिन वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रजातियाँ, स्पीसीज पाई जाती हैं। ऐसा एरिया कौन सा है, कौन सी स्पीसीज और प्रजातियाँ बहुत सारी पाई जाती है स्मॉल यूनिट ऑफ एरिया में, कम एरिया में? तो ये जगह है वेट एवरग्रीन इक्वेटोरल फॉरेस्ट, यानी भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे हैं। एवरग्रीन जिसको बोलते हैं सदाबहार, इक्वेटोरल फॉरेस्ट ये रहेगा इसका आंसर। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में ऐसी जगह है, ये है भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती है, और ये छोटा एरिया है। ठीक है, याद रखना है एवरग्रीन इक्वेटोरल फॉरेस्ट्स, एवरग्रीन इक्वेटोरल फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 18 फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 18, विच बैंक इज द बैंकर ऑफ द बैंक। सबसे बड़ा बैंकों का बैंक कौन सा है, बैंकर ऑफ द बैंक कौन सा है? ये है हमारा RBI बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों का भी बैंक है, यह है सबसे बड़ा बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रखना है विच बैंक इज़ द बैंकर ऑफ द बैंक, ये है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। और इसकी जो एस्टेब्लिश हुआ था, यह हुआ था 1935 में, 1935 में यह एस्टेब्लिश हुआ था। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। याद रखना है आपको, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। ए मैन विद ए डार्क स्किन, एक जो आदमी है उसकी काली स्किन है, डार्क स्किन है। इन कंपैरिजन विद ए मैन, एक आदमी के साथ कंपेयर करके देखें तो विद ए वाइट स्किन, जिसकी वाइट स्किन है। व्हाट विल एक्सपीरियंसेस, तो इसमें क्या एक्सपीरियंसेस, किस वजह से ऐसा होता है कि एक जो आदमी होता है वहाँ तो उसकी जो एरिया में उसकी डार्क स्किन होती है, जैसे साउथ अफ्रीका के लोग थोड़े से सांवले होते हैं तो ब्लैक कलर होता है उनका, डार्क स्किन होती है। और जो है अमेरिका साइड, ऑस्ट्रेलिया साइड जो लोग हैं वो गोरे होते हैं, वाइट स्किन होती है उनकी। तो ऐसा क्यों होता है? यह इसलिए होता है क्योंकि लेस हीट और लेस कूल, लेस हीट कम
कम गर्मी और लेस कूल, कम ठंड, इसकी वजह से ऐसा होता है, लेस हीट और लेस कूल। ओके, लेस हीट, कम हीट और कम कूलनेस होगी तो क्या होगा, वहाँ पर रंग बदली हो जाएगा। ज़्यादा हीट होगी तो वहाँ पर ज़्यादा डार्क कलर होगा, कम हीट होगी तो वहाँ पर यानी सूर्य कम निकलेगा तो वहाँ पर स्किन ज़्यादा वाइट होगी। तो ये हो गए अपने 19 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम हैज़ बीन इवॉल्व्ड इन इंडिया। तो हमारा जो पार्टी सिस्टम है, यानी जो पार्टियाँ बनती हैं, हमारे जो सरकार बनती है तब पार्टियाँ बनती हैं, तो पार्टियाँ कितनी बनती हैं इन्वॉल्व इन इंडिया, कितनी पार्टियाँ बनती हैं, तो ये है मल्टी पार्टियाँ। कितनी मल्टी पार्टियाँ होती हैं, उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इतनी ही पार्टियाँ होती है, मल्टी पार्टियाँ होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। Who was the Sultan of Delhi? Who was the Sultan of Delhi? Who is reputed to have built the biggest network of canal in India? कैनाल मतलब जो नहरें होती हैं ना फ्रेंड्स, जो नहरें होती हैं, सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा शासक रहा है, ऐसी कौन सी सल्तनत रही है जिन्होंने सुल्तान ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के सुल्तान रहे हैं, जिन्होंने क्या किया है, बिल्ट किया है, बहुत सारी बनवाई है नहरें, बिगेस्ट नेटवर्क, बहुत बड़ा नेटवर्क बना दिया है, कैनाल्स इन इंडिया, नहरों का भारत में बहुत बड़ा नेटवर्क बना दिया। ऐसे कौन से शासक रहे हैं, तो ये रहे हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारी कैनाल्स की डेवलपमेंट की है, बहुत सारी कैनाल्स बनवाई हैं भारत में। फिरोज शाह तुगलक आंसर रहेगा इसका। क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारी नहरें बनवाई हैं भारत में, तो ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। When does relative humidity decrease? जो ह्यूमिडिटी होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं आर्द्रता या नमी बोल देते हैं इसको, जो ह्यूमिडिटी आर्द्रता नमी होती है यह डिक्रीज हो जाती है। कब कम हो जाती है, डिक्रीज कब होती है, जब है विद इंक्रीज्ड टेम्परेचर, जब जो है टेम्परेचर बढ़ जाते हैं तो ये ह्यूमिडिटी अपने आप कम हो जाती है। अगर सूर्य नहीं निकलेगा तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, आर्द्रता ज़्यादा होगी, नमी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर सूर्य निकल जाएगा तो वो जो गर्मी होगी वह सब सोख लेगी, तो इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से जो ह्यूमिडिटी है वो डिक्रीज होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 23 क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वाज द फर्स्ट टॉकी फिल्म ऑफ इंडिया? टॉकी फिल्म मतलब बोलने वाली फिल्म, मूक फिल्म जिसको बोलते हैं। एक मूक फिल्म आई थी पहले, फिर मूक फिल्म आ गई, बोलने वाली फिल्म कौन सी रही है भारत की? तो पहली फिल्म रही है, इसका नाम है आलम आरा। क्या आंसर है इसका? आलम आरा आंसर है। आलम आरा इसका नाम है, और इसकी डायरेक्टेड बाय, किसके द्वारा ये डायरेक्ट की गई? आलम आरा किसके द्वारा डायरेक्ट की गई? ये की गई अरदास हर ईरानी। ठीक है, अरदास हर ईरानी के द्वारा यह जो है डायरेक्टेड की गई। और 14 अप्रैल 1931, ये 14 मार्च 1931, 14 मार्च 1931 को यह रिलीज़ हुई थी फिल्म, और ये साउंड फिल्म थी। क्या थी? साउंड फिल्म थी, याद रखना है। 14 मार्च 1931 को यह रिलीज फिल्म हुई थी। 14 मार्च 1931 को पहली फिल्म टॉकी फिल्म रिलीज हुई थी, जिसे साउंड फिल्म भी बोलते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या है? माई म्यूजिक माई लाइफ इज़ द ऑटोग्राफी ऑफ विच पर्सन? माई म्यूजिक माई लाइफ ये है एक ऑटोग्राफी। माई म्यूजिक माई लाइफ एक ऑटोग्राफी है, यानी एक अपने द्वारा लिखी गई अपनी आत्मकथा है। ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, आत्मकथा है। तो यह किस पर्सन की लिखी गई है? यह लिखी गई है पीटी पंडित
यहाँ पर रविशंकर, किसके द्वारा? रविशंकर के द्वारा यह लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? माई म्यूजिक माई लाइफ रविशंकर के द्वारा लिखी गई है और यह एक ऑटोबायोग्राफी है। माई म्यूजिक माई लाइफ एक ऑटोग्राफी है, जिसको ऑटोबायोग्राफी है, जिसका जो लिखी गई है रविशंकर के द्वारा। याद रखना है, रविशंकर के द्वारा यह लिखी गई है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। गोबर गैस कंटेन्स मेनली विच गैस? जो गोबर गैस होती है वो क्या, कौन सी गैस को कंटेन करती है, यहाँ पर पूछा गया है। तो गोबर गैस है, उसमें से मीथेन निकलती है। क्या? मीथेन गैस को कंटेन करती है। गोबर गैस से मीथेन गैस बनती है। याद रखना है आपको, गोबर गैस से मीथेन गैस बनती है। 26 क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज़ द बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री? बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर, बहुत बड़ा जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन कंट्री। तो भारत में जो है सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है भारत में? तो ये पूछा गया है। द विच इज़ द बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन कंट्री? तो ये है रेलवे है। जो रेलवे है भारत में सबसे ज़्यादा जो रेल है वह सार्वजनिक उपक्रम है। सबसे ज़्यादा इधर से उधर जाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग में आता है रेलवे। तो यह रहेगा आंसर हमारा, रेलवे आंसर रहेगा इसका। भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है रेलवे। आगे चलते हैं। विच रॉक्स इन द ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मार्बल? तो ऐसी कौन सी रॉक्स हैं या पर्वत हैं जो रॉक्स हैं यानी जो चट्टानें हैं वो बदल देती हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं इनटू मार्बल। मार्बल में ये ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं, तो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती हैं, मार्बल में बदल जाती हैं। ये क्या? रॉक्स। ये आएंगी हमारी लेमीस्टोन। कौन सी आएगी? लेमीस्टोन आएगा इसका आंसर। क्या रहेगा? लेमीस्टोन जो है ये मार्बल में बदल जाती हैं ये रॉक्स, लेमीस्टोन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 फटाफट से देख लेते हैं। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। केवल 40 क्वेश्चन आप आज की क्लास में रखे गए हैं, केवल 40 ही हैं, 2 पेज बचे हैं। जल्दी से इनको भी कर लेते हैं कवर। विच इंग्लिश मैन वाज फॉलो ऑफ गांधी जी इन साउथ अफ्रीका? जो ऐसे कौन सा इंग्लिश मैन है जिन्होंने फॉलो किया था? किसको फॉलो किया था? गांधी जी को फॉलो किया था। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में गांधी जी को इन्होंने फॉलो किया। ऐसे इंग्लिश मैन का नाम बताना है हमें, क्योंकि गांधी जी अफ्रीका में गए थे एक वकील बनने का कोर्स करने के लिए और एक जो केस लड़ने के लिए गए थे। तो देख लेते हैं इनका नाम। पहले इनका नाम है हेनरी पोलेक। हेनरी पोलेक ऐसे अंग्रेज थे जिन्होंने किसका? महात्मा गांधी जी का फॉलो किया था। हेनरी पोलेक इनका आंसर रहेगा। और गांधी जी 24 वर्ष की आयु में हैं। एक केस लड़ने के लिए 1893 में, कब? 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे। 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे और 21 साल तक अफ्रीका में भी रहे। कितने साल रहे? 24 साल की उम्र में गए थे और 21 साल तक अफ्रीका में रहे। तो कितने साल के हो गए? तो 45 साल की आयु में उन्होंने अनुभवी वकील बनकर वो भारत में लौटे। याद रखना है 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका में गए थे और वहाँ पर उन्होंने वकालत का कोर्स किया था और 21 साल तक वहाँ पर रहे थे और 45 साल की उम्र में वो वापस से भारत आए थे और 24 साल की उम्र में कहाँ पर गए थे? अफ्रीका में गए थे, साउथ अफ्रीका में गए थे। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर? चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट को अनुच्छेद यानी आर्टिकल 324(2) यानी 324(2) में राष्ट्रपति को इसके लिए सशक्त बनाया गया है। यानी इस अनुच्छेद से उनको सशक्त बनाया गया कि वे ऐसा कर सकते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये
रहेगा इसका आंसर, याद रखना है कौन सा आर्टिकल 324(2), ये रहेगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं, 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज़ द प्रिंसिपल रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स यहाँ पर क्या रहेगा, प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, केवल 10 क्वेश्चन ही बचे हैं। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो फॉर्मेशन होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, इनकी जो फॉर्मेशन होती है वो किसकी वजह से होती है, एक्सट्रीम हीट और प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। वो सबसे ज़्यादा हीट होती है और प्रेशर होता है, जिसकी वजह से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। तो जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं ये होती हैं कायांतरित और रूपांतरित। कायांतरित और रूपांतरित इनकी हिंदी होती है, जो अपना रूप बदल लेती हैं। किसकी वजह से, एक्सट्रीम हीट और प्रेशर की वजह से, अधिक दबाव और गर्मी की वजह से ये अपना रूप बदल देती हैं। तो इसको कायांतरित या रूपांतरित रॉक्स भी बोलते हैं। तो ये होंगी, इसका आंसर ये रहेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन क्या है, ए टेम्परेचर एट विच बोथ द जो है फॉरेनहाइट एंड सेंटीग्रेड स्केल हैव द सेम वैल्यू। दोनों की सेम वैल्यू कौन सी ऐसी वैल्यू रहेगी जहाँ पर दोनों की सेम वैल्यू आएगी, तो -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फॉरेनहाइट दोनों का सेम यहाँ पर रहने वाला है मान। ठीक है, तो ए टेम्परेचर एट विच बोथ द फॉरेनहाइट एंड द सेंटीग्रेड स्केल्स आर इक्वल या हैव द सेम वैल्यू, तो होती है -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फॉरेनहाइट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, विद विच इज द टेनिस कोर्ट ऑथ। टेनिस कोर्ट ऑथ क्या है, एसोसिएटेड, किससे संबंधित है। जो ये टेनिस कोर्ट ऑथ है ये किससे संबंधित है, यह है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से संबंधित है। किससे है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से यह संबंधित है। और यह फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था, 20 जून 1789, यानी 20 जून 1789 में यह फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। 1789 में, याद रखना है फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था, ये भी याद रखना है, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो 1789 में हुआ था, 20 जून 1789। आगे चलते हैं, टेनिस कोर्ट शपथ एक महत्वपूर्ण क्षण था। यह एक टेनिस कोर्ट शपथ एक महत्वपूर्ण क्या था, क्षण था, जिसने फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत की थी। यह एक टेनिस कोर्ट ओथ एक महत्वपूर्ण क्षण था जिसमें फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत की थी। और वह नेशनल असेंबली के लोगों ने संविधान स्थापित होने तक कभी भी मिलना बंद नहीं करने की शपथ ली थी। कि जब तक वह नेशनल असेंबली के लोगों ने, कौन से नेशनल असेंबली के लोगों ने संविधान जब तक स्थापना नहीं होती तब तक मिलने बंद नहीं करने की शपथ ली थी। तो ये हो गए 32 क्वेश्चन। आगे चलते हैं 33 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33, वेयर इज़ द सारगासो सी लोकेटेड। दो सारगासो सी कहाँ पर स्थित है, तो यह नॉर्थ एटलांटिक महासागर में स्थित है। तो कहाँ पर है सारगासो सी, यह नॉर्थ अटलांटिक महासागर में स्थित है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में स्थित है। और यह एक ऐसा सागर है जिसका कोई भी तटीय रेखा नहीं है, कोई भी तट इसके से नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं फ्रेंड्स। 34 क्या है, अप टू हाउ मच एज कैन बी द मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फंक्शन। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फंक्शन की जो एज होती है कितनी होती है, 65 ईयर होती है। ठीक है, आगे चलते हैं 35 क्वेश्चन, केवल हमारे यही क्वेश्चन बचे हैं। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 35, विच इज़ द greatest known ocean depth which lies in the पैसिफिक ओशन। सबसे जो गहराई है वह कहाँ पर है, ये है पैसिफिक ओशन, यानी प्रशांत, पैसिफिक बोलते हैं प्रशांत महासागर को,
प्रशांत महासागर में यह सबसे गहरी जगह है जिसको बोलते हैं मरियाना गर्त, और जिसकी गहराई होती है 11,033 मीटर, ठीक है, 11,033 मीटर इसकी गहराई है। आगे चलते हैं 36 क्वेश्चन। एट विच वन प्लेस डिड महात्मा गांधी फर्स्ट स्टार्ट हिज सत्याग्रह इन इंडिया। तो उन्होंने जो सत्याग्रह फर्स्ट स्टार्ट किया था, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? यह शुरू किया था उन्होंने चंपारण से। कहाँ से? चंपारण से सत्याग्रह स्टार्ट किया था। स्टार्ट द सत्याग्रह इन इंडिया, महात्मा गांधी, चंपारण से। क्वेश्चन नंबर 37, विच फील्ड वाज पंडित भीमसेन जोशी एसोसिएटेड। तो पंडित भीमसेन जोशी जो है वो एसोसिएटेड यानी संबंधित थे। ये पंडित भीमसेन जोशी है वो किससे संबंधित है? म्यूजिक से संबंधित है। पंडित भीमसेन जोशी है वो एसोसिएट थे म्यूजिक से। आगे चलते हैं 38 क्वेश्चन पर। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द वर्ल्ड। सबसे पॉपुलर सिटी कौन सी है इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलर सिटी का नाम बताना है। तो ऐसी सिटी कौन सी है जो मोस्ट पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में? तो यह है टोक्यो। क्या है? टोक्यो है वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पॉपुलर सिटी। याद रखना है, टोक्यो है वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पॉपुलर सिटी। विच कंट्री हैज़ द ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो जो हमारा छोटा संविधान जिसको बोलते हैं, कहाँ से लिया गया हमारा संविधान? ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये यूएसए से लिया गया है। क्या? यूएसए से लिया गया है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है जो लिखा गया है वह यूएसए से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। विच स्टेट शेयर बाउंड्रीज विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट। किस स्टेट से सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज लगती हैं? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज लगती हैं। 8 स्टेट ऐसे हैं जो इससे लगते हैं। 8 जो हैं राज्य हैं इनसे लगते हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश से राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये तीनों और जो है राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये 8 राज्य इससे लगते हैं। किससे? उत्तर प्रदेश से। तो सबसे ज़्यादा स्टेट कहाँ किसके साथ लगते हैं? उत्तर प्रदेश के साथ लगते हैं। 8 स्टेट लगते हैं, इनके नाम भी मैंने बता दिए हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू आप सभी का। थोड़ी एनर्जी डाउन थी आज बिकॉज थोड़ी तबीयत भी डाउन है, तो थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 8 से 8:40 हम करते हैं जीके, और 3 से 3:30 बजे हमारी साइंस क्लास रहती है केवल आधा घंटे की, और ये भी हमारी केवल 40 मिनट्स की क्लास रहती है। और थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें। सर्दी बहुत हो गई है, तो बाय बाय, गुड नाइट।